मैं हूँ आपकी शायरा और नॉवल निगार नाजिया कनवल नाजी। आप मेरे चैनल नाजिया कनवल नाजी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें। मोहब्बतों का शुक्रिया। पार्टी अरूज पर थी। अपनी इंसल्ट और थप्पड़ का बदला लेने के लिए मिराह ने जो महलूल अजलान अफंदी के मशरूब में मिलाया था, उसे पीने के बाद उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो उसे बाजू से थामती पार्टी हॉल से बाहर उस रूम में ले आई थी जहां उसने अमल ताशफीन को जॉब का लालच देकर ठहराया था। अजलान कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर एक लड़की जख्मी हालत में बेतरतीब पड़ी थी। उसके जिस्म और खून में दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। कोई तूफान था जो उस वक्त उसके वजूद में उठा था और अगले 1.5 घंटे में सब कुछ बहा कर ले गया था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो दागदार बिस्तर पर टूटे हुए कांच की चूड़ियाँ और दुपट्टा पड़ा था। पार्टी अरूज पर थी। शहर के सबसे रईस बिजनेस टाइकून जरवार अफंदी का अकलौता होनहार बेटा, जो शादी के पूरे 15 साल बाद बेहद मनतो मुरादों से पूरा हुआ था, इस पार्टी का चीफ गेस्ट था। पार्टी अरेंज करने वाली उसकी सबसे करीबी दोस्त और यूनिवर्सिटी फेलो मिराह बुखारी थी, जिसका वो सिर्फ ख्वाब ही नहीं जुनून भी था। अजलान नहीं जानता था कि मिराह के दिल में क्या है, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि सारी यूनिवर्सिटी में सबसे मगरूर कहलाने वाली बिगड़ी हुई अमीरजादी मिराह उसके हाथों अपनी इंसल्ट और थप्पड़ को भूलकर भी उससे अपनी दोस्ती कायम रखने के लिए आज की इस पार्टी का इनेकाद कर रही थी। यूनिवर्सिटी में उसके और मिराह के तकरीबन तमाम दोस्त इस पार्टी में मौजूद थे। अजलान भी सब भूलकर पार्टी इंजॉय कर रहा था। तभी मिराह का सेल बजा था और वो एक्सक्यूज़ करती साइड पर चली आई थी। हाँ, आई वो कि नहीं? आ गई है। बहुत परेशान सी लग रही है। बाप बीमार है उसका और 3 माह का किराया भी सर पर चढ़ा हुआ है। ऊपर से इस तेली माँ ने जीना हराम किया हुआ है। गुड, उसे बिठाओ, मैं अजलान का बंदोबस्त करती हूँ। अजलान के हाथों अपने इंसल्ट और थप्पड़ उसे किसी लम्हे भी नहीं भूलता था। पिछले 15 दिन से वो एक अनदेखी आग में जल रही थी। अब ये आग बुझाने का वक्त आ गया था। सारा प्लान पहले से तय था। उसने वेटर को इशारा किया। वो उसका इशारा समझते हुए फ़ौरन ख़ास मशरूब, जिसमें उसने मुहर्रिक नशावर अद्वियात शामिल कर दी थीं, ट्रे में जाकर अजलान के पास पहुंच गया, जो अपनी क्लास फेलो की किसी बात पर कैका लगा रहा था। मिराह ने उसे हंसते हुए देखा तो उसकी खूबसूरती पर सीने में लगी आग और भड़क उठी। क्या कसूर था उसका? सिर्फ यही कि वो उसे पसंद करती थी, टूट कर चाहती थी। मगर अजलान ने क्या किया? इतने से कसूर पर उसने सारे दोस्तों के सामने उसे न सिर्फ लताड़ कर रख दिया था, बल्कि गुस्से में आकर थप्पड़ भी दे मारा था। वो जिसे आज तक फूलों की छड़ी से नहीं छुआ गया था, उस बिगड़ी अमीरजादी को उस हसीन शहजादे ने थप्पड़ दे मारा था। वो ये ज़िल्लत कैसे फरामोश करती? बज़ाहिर उसने ये बात भुलाकर दामियान से खुद सॉरी कर ली थी, मगर ये सॉरी अजलान को कितनी महंगी पड़ने वाली थी, ये सिर्फ वही जानती थी। अजलान उसका तैयार किया हुआ मशरूब पी रहा था। वो उसे देखती मुस्कुरा दी। पी लो अजलान अफंदी, क्योंकि इसे पीने के बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे। बहुत घुमंड है ना तुम्हें अपनी शख्सियत और वजाहत पर। आज के बाद ये घुमंड मिट्टी हो जाएगा। सवाई मेरे तुम दुनिया की किसी लड़की को अपनाने के काबिल नहीं रहोगे। वक्त तेज़ी से भागा जा रहा था। रात के 12:30 हो रहे थे। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। एक एक करके सारे क्लास फेलो रुखसत हो रहे थे। तभी वो पेशानी मसलता उसके करीब आया था। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? उसे पेशानी मसलते देखकर फ़ौरन उसने पूछा था। जब वो बोला, हाँ यार, शायद लाउड स्पीकर और लाउड म्यूज़िक और शोर हंगामे की वजह से बीपी अप हो गया है, चक्कर से आ रहे हैं। ओह, आओ तो मेरे साथ, मैं बीपी चेक करके मेडिसिन देती हूँ। अपना ये से कहते हुए वो उसका बाजू थाम कर उसे पार्टी हॉल से बाहर ले आई। अजलान की तबीयत उस वक्त इतनी ख़राब हो रही थी कि उसे ना तो कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था, न सुनाई दे रहा था। सर जैसे फटा जा रहा था। तभी एक कमरे के सामने पहुंचकर वो बोली थी, तुम चलो अंदर, मैं बीपी ऑपरेटर मेडिसिन लेकर आती हूँ। अजलान उसकी हदायत पर दरवाज़ा खोलकर कमरे में चला आया, जहाँ नाइट बल्ब की रोशनी का राज था। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था। चकराते सर को दोनों हाथों से थामते उसने सामने देखा, जहाँ बिस्तर पर एक लड़की ज़ख्मी हालत में बेतरतीब पड़ी थी।
यूं कि उसके चेहरे पर खून की पतली सी लकीरें फैल कर उसके पूरे चेहरे को लपेट में ले चुकी थी। लड़की शायद उसी चोट की वजह से बेहोश हुई थी। अजलान गैरफितरी तौर पर उसकी तरफ बढ़ा था और उसने उसका चेहरा थपथपाकर उसे होश दिलाने की कोशिश की थी, मगर तब तक उसके अपने जिस्म और खून में दौड़ती दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो वहाँ से उठकर बाहर निकलना चाहता था, मगर उसके चकराते सर ने उसे इजाज़त नहीं दी। सामने पड़ा लड़की का वो होशरुबा जिस्म उसे एक ऐसे रास्ते की तरफ धकेल रहा था जिसका नतीजा सिवाय तबाही के और कुछ नहीं था। कोई तूफान था जो उसके वजूद में उठा था और फिर अगले 1.5 घंटे में सब कुछ बहा कर ले गया था। उसका मयार, उसकी शराफत, उसका बुलंद मुकाम, सब। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जज्बात की तुग़यानी में ठहराव आया तो वह नढाल होता वहीं लड़की के पहलू में गिर गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सर में हल्का हल्का दर्द अभी भी मौजूद था। वो जहाँ लेटा था वहाँ सफ़ेद रंग का फूलदार दुपट्टा पड़ा था और कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ। अलबत्ता कोई नस्वानी वजूद वहाँ नहीं था। चंद लम्हों तक तो दिमाग ने बिल्कुल काम नहीं किया। फिर उसने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया वो कल वहाँ मिरहा की तरफ से अरेंज की गई पार्टी में मधु था और उसी के इसरार पर वहाँ आया था, मगर वो रात भर घर नहीं जा सका था, वहीं रहा था। इस ख्याल ने यकबारगी उसका दिल धड़का दिया था। करंट खाकर उठते हुए उसने अपनी हालत देखी, बिस्तर देखा और फिर सामने दीवार पर लगी घड़ी देखी। बहुत कुछ गलत हो चुका था, बहुत कुछ। यकीनन मिरहा ने उसे धोखा दिया था। यही सोचते हुए रगों में खून जैसे ठाठे मारने लगा। अपनी हालत दुरुस्त करके दागदार बिस्तर पर पड़ा सफ़ेद दुपट्टा उठाकर वो कमरे से बाहर निकल आया। अनेक्सी से करीब ही लान में मिरहा उसे चाय पीती मिल गई। वो किसी तूफान की तरह तेज़ कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा था। यू इडियट, तुमने धोखा दिया मुझे। मिरहा जानती थी वो यही कहेगा। तभी उसके तूफ़ानी रूप पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दिया धोखा। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। वो अपने मुकाम से गिर चुकी थी। अजलान का बस नहीं चल रहा था कि आगे बढ़कर उसका गला घोंट देता। अभी शायद वो यही करने जा रहा था जब उसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, नो नो, मज़ीद गुस्सा नहीं। पहले ही तुम्हारी खूबसूरत रात के दिलफरेब लम्हे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर खूब वायरल हो रहे हैं। सुबह से हज़ारों कॉल्स आ चुकी हैं मुझे, तुम्हारे दोस्तों और तमाम यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ की। और तो और तुम्हारे घर वाले भी खूब आग बगोला हुए पड़े हैं। जाओ जाकर पहले उनकी खबर लो। शाबाश। वो अपनी नफ़रत और दुश्मनी में इतनी गिर जाएगी दामियान को अंदाज़ा नहीं था। इस वक्त जो कुछ उसने मिरहा की ज़बानी सुना था उसके बाद उसके दिमाग के गोया सारे फ्यूज़ उड़ गए थे। रख कर एक ज़ोरदार तमाचा मिरहा के गाल पर रसीद करते हुए वो धाड़ा था, बहुत गलत किया है तुमने मिरहा। याद रखना, तुम्हें अपनी इस घटिया चाल की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो तुम चुकाओगे मेरी इंसल्ट और दिल आज़ारी की, वो भी बहुत बड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। दामियान उसे खूंखार निगाहों से घूरता तेज़ कदमों से बाहर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। मिरहा ने ठीक कहा था, वो कीमत चुकाएगा और बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। रात जो कुछ उससे अनजाने में हुआ था वो सबसे पहले उसके मशहूर मरूफ बिजनेसमैन बाप और दादा को भेजा गया था, जिसे देखने के बाद वो खुद पर काबू नहीं रख सके थे और जानलेवा हार्ट अटैक का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अजलान बदहवास सा घर आया था। जब उसे मुलाजमीन से अपने बाप का पता चला वो उन्हीं कदमों पर वापस पलटकर अस्पताल की तरफ दौड़ा था। उसके महबूब पापा आईसीयू में थे। वो जैसे ही मतलूबा कॉरिडोर में दाखिल हुआ उसके दादा और सगी माँ ने जिन आंखों से उसे देखा उसका बस न चलता था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मौका ऐसा था कि वो किसी को अपने किरदार की सिफाई भी पेश नहीं कर सकता था, सिर्फ रो सकता था और वो रो रहा था। अगले 35 मिनट के बाद डॉक्टर्स ने माजरत कर ली थी कि वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसके महबूब बाप को नहीं बचा सके थे। अजलान को लगा उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया हो। टांगों ने जिस्म का बोझ सहारने से इनकार कर दिया था। उसकी माँ की बेसाख्ता चीख निकली थी। क़यामत यूँ अचानक भी आ जाती है, उसे गुमान तक नहीं था। कैसे सरवार अफंदी की मैयत घर लाई गई, कैसे उनकी तदफीन हुई, उसे कुछ होश नहीं था। उसके सब जिगरी यार वहाँ उसके पास थे, मगर उसे लगा वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला और बेआसरा हो गया हो। पूरे ख़ानदान और हवेली में उसके ख़िलाफ़ बातें हो रही थी। उसने रो रो कर अपनी माँ और दादा को अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। वो पिस्टल लेकर मिरहा को मारने गया तो पता चला वो पिछली रात ही मुल्क छोड़ गई थी। तभी शदीद दिल बर्दाश्ता होकर वो पाकिस्तान छोड़ गया था। पिछले 7 सालों में क्या क्या नहीं हो गया था। उसके वालिद ज़रवार अफंदी की अचानक मौत ने
اس کی بیحد خوبصورت اور مشفق ماں کو زندہ لاش بنا کر رکھ دیا تھا، اور پھر اپنے شوہر کی وفات کے 7 سال بعد ایک رات انہوں نے بھی چپ چاپ آنکھیں موند لیں۔ اذلان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہنستے کھیلتے انسان سے جیسے زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ پورے 7 سال کے بعد اپنی ماں کی وفات پر وہ پاکستان آیا تھا۔ گزرے 7 سالوں نے اسے ہنستے کھیلتے انسان سے جیسے روبوٹ بنا دیا تھا۔ نہ وہ ہنستا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ روتا تھا، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیتا تھا۔ عجیب خول تھا جو اس نے اپنے اوپر چڑھا لیا تھا۔ گزرے پچھلے 7 سالوں میں اسے ایک رات بھی سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال پہلے اسے مرحا سے پتہ چلا تھا کہ اس نے شادی کر لی تھی، مگر شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے شکی اور وہمی شوہر نے اسے نہ صرف طلاق دے دی تھی بلکہ اس کا چہرہ بھی تیزاب سے جلا دیا تھا۔ وہ اب اذلان سے معافیاں مانگتے نہیں تھکتی تھی، مگر اذلان نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ اب جب کہ اس کی اپنی ایک الگ پہچان تھی، روپ تھا، نام تھا، وہ پھر بھی تنہائی محسوس کرتا تھا۔ 7 سال پہلے جو لڑکی اس کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی، اس کے بارے میں مرحا نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ ایک غریب ضرورت مند لڑکی تھی جسے اس نے جاب کا لالچ دے کر گاؤں سے بلوایا تھا۔ اس کا باپ بیمار تھا جبکہ ستیلی ماں ہر وقت ان باپ بیٹی کا جینا حرام کیے ہوئے تھی۔ مرحا نے اسے بھی دھوکے سے بلا کر اذلان کے ہاتھوں برباد کروایا تھا، اور صبح اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اسے گاڑی میں ڈال کر ایک سنسان سڑک پر پھینک دیا۔ اذلان نے سائبر کرائم کی مدد سے اپنی ویڈیو تو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ختم کروا دی تھی، مگر وہ اس لڑکی کو تلاش نہیں کر پایا تھا۔ مرحا بھی اس کا نام نہیں جانتی تھی، تاہم اس کے علاقے کا پتہ تھا۔ اذلان نے وہاں جا کر بہت پتہ کیا، مگر وہ نہیں ملی، اور اب پورے 7 سال بعد زندگی پھر اسے اسی سرزمین پر کھینچ لائی تھی جہاں وہ کسی کا مجرم تھا۔ اس روز وہ آفس سے تھک کر گھر آیا تھا۔ قدم ابھی گاڑی سے باہر نکالا ہی تھا کہ ہوا میں اچھلتی گیند سیدھی آ کر اس کے کندھے پر لگی، اور وہ فوراً آنکھوں سے گلاسز اتارتا گویا قہر بن گیا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ مالک کو آواز دے کر بلاتے ہوئے اس نے دھاڑ کر پوچھا تھا، جب ایک 6 سالہ خوبصورت سا بچہ عام سے کپڑوں میں ملبوس بھاگتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ سوری انکل، یہ میری بال ہے، پلیز بال دے دیں۔ وہ جو گلاسز ہاتھوں میں پکڑے قہر کی علامت بنا تھا، اس بچے کے الفاظ نے مزید تپا کر رکھ دیا۔ یہ گھر ہے یا کرکٹ کا میدان جو کوئی بھی یہاں آ کر چھکوں کے ریکارڈ توڑتا پھرے؟ اس کے غصے میں کمی نہیں آئی تھی۔ بچہ منہ بسورتا سر جھکا گیا۔ آنن فانن سارے ملازمین وہاں جمع ہو گئے تھے۔ عمل کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کتنی مشکل اور خواری کے بعد اسے وہاں جاب ملی تھی، جہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں بچے بھی محفوظ تھے، مگر انہی بچوں کی وجہ سے جو خطا اس سے سرزد ہو گئی تھی، اب جانے اس کی سزا کتنی بھیانک ہونے والی تھی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ اگلے ہی پل وہ دھاڑ کر پوچھ رہا تھا۔ تبھی عمل سر اور سینے پر دوپٹہ ٹھیک کرتی دھڑکتے دل سے اس کے حضور پیش ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ 25-26 سال کی وہ خوبصورت لڑکی جس کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سا حسن اور کشش تھی، سر جھکائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اذلان کا غصہ اسے دیکھ کر مزید بڑھ گیا۔ کون ہو تم؟ اور میرے گھر میں کھیل کود کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ معافی چاہتی ہوں اذلان صاحب، بچے بہت ضد کر رہے تھے تو مجبوراً مجھے انہیں کھیلنے کی اجازت دینا پڑی۔ میں اندر کچن میں کام کر رہی تھی، میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اب کیا اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے مجھے پہلے ملازمین کو مطلع کرنا پڑے گا؟ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ عمل سہم گئی۔ تبھی وہ ملازمین کی طرف پلٹا تھا۔ مجھے یہ لڑکی اور اس کے بچے اس گھر میں دوبارہ نظر نہیں آنے چاہیے، وگرنہ کسی کی خیر نہیں ہوگی، سمجھے تم لوگ؟ غصے سے کہتا آنکھوں پر دوبارہ گلاسز لگاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ عمل کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ کتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ ٹھکانہ ملا تھا جو اب اس کی محفوظ پناہ گاہ تھا، مگر اب چھیننے جا رہا تھا۔ ملازمین اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا بی بی، اذلان صاحب بہت غصے والے ہیں۔ بہتر ہوگا اگر تم جا کر اذلان صاحب سے معافی مانگ لو، کیونکہ ان کی معافی کے بغیر تم یہاں 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکو گی۔ مالی بابا کی ہدایت پر روتے ہوئے اس نے سر اٹھایا، پھر آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتی حویلی میں چلی آئی۔ اذلان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، البتہ داجی وہیں حال میں بیٹھے تھے۔ وہ سیدھی انہی کے پاس آئی اور انہیں سارا ماجرا سنایا تو وہ مسکرا دیے۔ میں بات کروں گا اذلان سے، تمہیں فی الحال کہیں جانے کی ضرورت نہیں،
वो सोकर उठेगा तो जाकर माफ़ी मांग लेना। थोड़ा सख्त हो गया है मगर दिल का बुरा नहीं है। जी। तड़पते सुलगते दिल को कदरे हौसला हुआ था। उसके दोनों बच्चे अभी तक सहमे हुए थे। उसने उन्हें प्यार करके तसल्ली दी, फिर अपने काम में लग गई। अजलान सोकर उठा तो वो किचन में ही रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो गुस्सा दोबारा ओद आया। तुम गई नहीं अभी तक? वो जो बर्तन धोकर रख रही थी उसकी चंगाहट पर फ़ौरन सहम कर दादी की तरफ देखा जो करीब ही बैठे थे। अजलान, मेरी बात सुनो बेटे, इतना गुस्सा नहीं करते। आप दरमियान में मत बोलें दादी, मुझे ये लड़की अपनी हवेली में नज़र नहीं आनी चाहिए। दादी की बात दरमियान में ही काटते हुए वो गुस्से से बोला और फिर से अपने कमरे की तरफ चला गया। अमल का दिल जैसे पाताल की अथाह गहराइयों में डूब गया। तेज़ी से बहते आंसुओं को दोनों हाथों की हथेलियों से खुश्क करती वो उसके कमरे की तरफ गई थी। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कांपते दिल से अंदर दाखिल हुई तो गोया और भी कहर बपा हो गया। वो जो किसी को काल मिला रहा था उसे अपने सामने अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया। मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें? माफ़ी चाहती हूँ अजलान साहब, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरे पास इस घर के सिवा और कोई महफूज ठिकाना नहीं है। लड़की की गुलाफी आंखों में आंसू थे। अजलान चिढ़ गया। मुझे अपने घर में शोर शराबा खेल कूद पसंद नहीं है। ठीक है, मैं अपने बच्चों को रोक दूंगी। वो आज के बाद कभी कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी आपके सामने नहीं आएंगे, प्लीज़। शौहर कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं। क्यों? क्या मतलब? मुझे छोड़ दिया है उसने। क्यों? उसकी मर्ज़ी सर। महज 25-26 साल की उम्र में वो कितनी रंजीदा और मजबूर लग रही थी। अजलान ने रुख फेर लिया। ठीक है, जाओ। वो शुक्र का कलमा पढ़ते ही तशक्कुर से उसे देखती नम आंखों से वापस पलट गई थी। उसी शाम जब वो आंखों पर बाजू रखे यूं ही लेटा था, अचानक उसे अपने पाँव पर हल्की सी नरमाहट महसूस हुई। फ़ौरन पाँव खींचते हुए उसने आंखों से बाजू हटाया तो दंग रह गया। अमल ताशवीन के दोनों बच्चे उसके बेड के करीब खड़े थे और यकीनन उन्होंने अपने गाल उसके पैरों के साथ मिस किए थे। वो फ़ौरन उठ बैठा। सॉरी अंकल, आपने हमारी वजह से मम्मा पर गुस्सा किया। मम्मा का कसूर नहीं था, हमारी गलती थी। प्लीज़ आप हमें अपने घर से ना निकालें। हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई घर नहीं है, हमारे तो पापा भी नहीं हैं। दोनों बच्चे रो रहे थे। अजलान के दिल को जैसे कुछ हुआ था। वो दोनों हम शक्ल थे, शायद जुड़वा होने की वजह से, मगर हैरानी की बात यह थी कि दोनों के चेहरों में उसकी शबाहत थी। उनकी आंखें सेम अजलान की आंखें थीं। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कहता, लड़का फिर बोल उठा। हम प्रॉमिस करते हैं अंकल, हम कभी नहीं खेलेंगे, कभी शोर भी नहीं मचाएंगे और आपके सामने भी नहीं आएंगे। ठीक है, जाओ। नम लहजे में कहते हुए वो 7 साल के बाद मुस्कुराया था। दोनों बच्चों ने उसकी मुस्कुराहट पर बेसाख्ता खुश होते हुए एक साथ उसके दोनों गाल चूम लिए। वो बच्चों की इस हरकत पर जहाँ का तहाँ साकत बैठा रह गया था। उस रोज़ 15 दिन के बाद वो हवेली वापस आया था। बिज़नेस टूर के सिलसिले में पिछले 15 दिन से वो इस्लामाबाद से बाहर था। उस वक्त भी थकन से बेहाल जैसे ही उसने डाइनिंग हॉल में कदम रखा, अमल ताशवीन के दोनों बच्चे भागते हुए उसकी टांगों से लिपट गए। अंकल, अंकल प्लीज़ हमें बचा लें। दोनों बेहद खौफजदा डरे हुए लग रहे थे। वो हैरान ही तो रह गया था। हवेली की सबसे सीनियर मुलाजमा सकीना उन दोनों बच्चों के पीछे थी। अजलान ने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली तो वो वहीं पीछे रुक गई। क्या हो रहा है ये? गुस्से से उसने पूछा था जब सकीना बोली, साहब ये दोनों बच्चे किचन में प्लेट तोड़ कर आए हैं, 1 मिनट सुकून से नहीं बैठते। नहीं नहीं अंकल, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम शरारत नहीं करेंगे। हमने नहीं की। मामा को बहुत तेज़ बुखार है, हमें भूख लगी थी, पिछले 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, इसीलिए खाना लेने आए थे। सकीना आंटी के डांटने पर प्लेट हाथ से छूट गई। 6 साला खूबसूरत आंखों वाले बच्चे ने सकीना बुआ की शिकायत पर फ़ौरन अपनी सफाई पेश की थी। अजलान ने घुटनों के बल बैठकर दोनों बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। 2 दिनों से खाना नहीं खाया? क्यों? मामा को बहुत तेज़ बुखार है, वो उठकर बाहर नहीं आ सकती। वॉट? वो उठकर बाहर नहीं आ सकती तो क्या हवेली का कोई मुलाजिम भी उसके पास अंदर नहीं जा सकता? इतनी सी इंसानियत नहीं है किसी में कि किसी बीमार से जाकर उसका हाल तक पूछ सके। 2 दिन से बच्चे भूखे हैं और हवेली में किसी दूसरे मुलाजिम को ख़बर ही नहीं। हाउ अमेजिंग। उसका गुस्सा बड़ा था। सकीना बुआ की शामत आ गई। माफ़ी चाहती हूँ साहब जी, मगर अमल अपने बच्चों के लिए रोज़ाना खुद ही खाना लेकर जाती है,
اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ پتہ رکھنا چاہیے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے کھانا لگائیں پلیز۔ ڈپٹ کر کہتے ہوئے اس نے دونوں بچوں کو ڈائننگ ٹیبل کے گرد بٹھایا تو ان کے چہرے حقیقی خوشی سے دمک اٹھے۔ اذلان کو بے حد اچھا لگا۔ اسے بھوک نہیں تھی، پھر تھکن بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود وہ چینج کر کے بچوں کے پاس آ بیٹھا تھا۔ دونوں بچے جس طرح جلدی جلدی کھانا کھا رہے تھے وہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جانے کیا رشتہ تھا ان دونوں پھولوں سے کہ وہ ان کے معاملے میں یکسر بدل جاتا تھا۔ بچے رغبت سے کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی اس نے سکینہ بوا سے کہا تھا جائیں جا کر ان کی ماں کو دیکھیں کس حال میں ہے، کوئی میڈیسن لی ہے اس نے کہ نہیں؟ جی صاحب۔ مؤدب کھڑی سکینہ اس کے حکم پر سر ہلاتی پیچھے پلٹی تھی جب وہ بولا ٹھہریں، آپ رکیں، آپ بچوں کو کھانا کھلائیں، میں دیکھتا ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سکینہ بوا کو روک دیا تھا۔ تبھی اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھا تھا اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتا سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پچھلے 3 روز سے تیز بخار میں پھنکتی امل تاشفین اس وقت بھی ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی جب اس نے اس کے کمرے میں قدم رکھ کر پہلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا نازک سا سراپا جیسے آگ کی لپیٹ میں بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ خشک لبوں پر بار بار زبان پھیرتی وہ کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی۔ اذلان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا پاس چلا آیا۔ پانی۔ پلنگ پر بری طرح سر پٹکتے ہوئے امن نے پانی مانگا تھا۔ اذلان پانی کا گلاس بھر کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ لو پیو۔ اپنے مضبوط بازوؤں سے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تھا۔